चलिए, तो लास्ट लेक्चर है आज वेक्टर्स का, थियरी का लेक्चर। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको। कल शुरू कर लिया था क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म नहीं हुआ था, शुरू हुआ था। क्रॉस प्रोडक्ट की बात शुरू की थी कल हमने। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट will give a new vector, मान लेते हैं उस वेक्टर का नाम है सी वेक्टर। तो हमने डिफाइन किया था क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ये जो सी वेक्टर निकलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। याद है? याद है बेटा सबको ये? बट केवल इतना काफी नहीं है, क्योंकि सी एक वेक्टर है, मतलब यहां दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक नया वेक्टर मिल रहा है। तो सी का केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, सी की डायरेक्शन भी है। तो सी की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? नाम क्या है रूल का? राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, is decided based on right hand thumb rule। लिख लिया था राइट हैंड थंब रूल? क्या था बेटा राइट हैंड थंब रूल? प्लेस द fingers of right hand along first vector, then curl through smaller angle towards second vector, then thumb points in the direction of cross product, याद है? जैसे बताइए मुझे जल्दी से, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिख रहा है दोनों वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए बेटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन इट विल बी आउटसाइड। वहीं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन इट विल बी इनसाइड। क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सेम होते हैं? नहीं। बट क्या सेम होता है उनका? मैग्नीट्यूड। क्या अलग होता है उनमें? डायरेक्शन। एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लिखना सही है क्या? ये स्टेटमेंट लिखना सही है? बट क्या ये लिखना सही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर? नहीं, ये लिखना सही नहीं है। बट मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बेटा? आउटसाइड द प्लेन। डॉट से दिखाते हैं, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद है डॉट और क्रॉस? वही बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनसाइड। कैसे दिखाते हैं इनसाइड डायरेक्शन को? क्रॉस, आपसे दूर जा रहा है, आप ऊपर से देख रहे हैं पेपर में, आपसे दूर जा रहा है वेक्टर, तो आपको डाट बताया था मैंने, डाट आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस दिखेगा, और आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट दिखेगा। तो ये इस तरफ है
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में कुछ तो रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं इन दोनों को, वेक्टर में कैसे रिलेट कर सकता हूं बेटा, वेक्टर में कैसे रिलेट कर सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को। भाई दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो वो क्या होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, याद है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में को कैसे रिलेट कर सकता हूं, ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लिख सकता हूं ना ऐसे, समझे क्या। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का बट डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं ना, नेगेटिव साइन होता है उन दोनों के बीच। नाउ यहां पर मैं एक और रूल कराने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखेंगे, कल जो नहीं कराया था, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। कभी कभी हम ये यूज करेंगे, क्या है ये, राइट हैंड थंब रूल, और कभी कभी ये दूसरी वाली टेक्निक यूज करेंगे। दूसरी वाली टेक्निक का नाम है राइट हैंड पाम रूल। तो अभी भी आपको राइट हैंड ही यूज करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, राइट हैंड ही यूज करना है अभी भी, बट इस बार आपको कर्लिंग नहीं करनी पड़ेगी, कर्लिंग करने से बच जाएंगे आप। अभी क्या करना पड़ रहा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए ऐसे कर्लिंग करनी पड़ रही थी, याद है, और बी क्रॉस ए के लिए कर्लिंग करनी पड़ रही थी, करनी पड़ रही थी। अब ये टेक्निक मैं सिखा रहा हूं बेटा, ये बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको ज़्यादा, बट ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होती है आगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई में। ये भी सही है, कोई गलत नहीं बेटा इसमें, राइट हैंड थंब रूल में कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कुछ सिचुएशंस में कर्लिंग करना मुश्किल हो जाता है, तब आपको पाम रूल हेल्प करेगा। पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल तो लिख ली थी लैंग्वेज कल, पाम रूल देखेंगे, दोनों से रिजल्ट सेम आने वाला है, कोई अलग अलग रिजल्ट नहीं आने वाला, दोनों एक ही चीज के रूल है ना डायरेक्शन फाइंड करने के, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, पर दो अलग अलग तरीके हैं। तो पाम रूल कैसे यूज करते हैं, थंब, फिंगर्स, थंब बेचारा अकेला होता है, फिंगर्स 4 उंगलियां होती हैं नॉर्मली, थंब अकेला, उंगलियां एक से ज्यादा हैं। तो रूल कुछ ऐसा है, रूल कुछ ऐसा है, प्लेस थंब ऑफ राइट हैंड, अकेला थंब ऑफ राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर। अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए, बी क्रॉस ए की निकालनी होगी तो फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, बी। तो पाम रूल बोलता है प्लेस थंब ऑफ राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, एंड प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग सेकेंड वेक्टर, then push of the palm will give direction of cross product, then push of the palm will give direction of cross product। इसमें कुछ कर्लिंग नहीं करनी पड़ रही ना,
केवल हाथ रख के दिख जाएगा। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या रखना है? अकेला अंगूठा, अकेला अंगूठा फर्स्ट वेक्टर 1, अंगुलियां सेकंड वेक्टर, and push of the palm will give direction of cross product. ये भी था a क्रॉस बी, बट ये भी है a क्रॉस बी, दोनों सही है बेटा। बी क्रॉस ए देखिए, कर्लिंग में ऐसे था बी क्रॉस ए, और अगर पाम से करेंगे तो बी के अलोंग अंगूठा फर्स्ट वेक्टर बी है, अगर ए वेक्टर सेकंड वेक्टर है तो थंब पुश ऑफ द पाम इनसाइड हो गया बी क्रॉस ए। समझ रहे हैं क्या? तो सेकंड टेक्निक है बेटा डायरेक्शन फाइंड करने की। कभी कर्लिंग आसान होती है, कभी पुशिंग आसान होती है। समझ रहे हैं? दोनों आने चाहिए। तो लिख लेंगे राइट हैंड पाम रूल। क्या राइट हैंड पाम रूल? व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? प्लेस thumb of right hand along first vector. Place thumb of right hand along first vector. Place thumb of right hand along first vector. दूसरा, place fingers of right hand along second vector. Along second vector. Then तब क्या बेटा? Then push of the palm. Then push of the palm. Push of the palm will give direction of cross product. Will give direction of cross product. क्लियर है? याद रहेगा बेटा? याद रहेगा? तो दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीके यूज करेंगे। जहां कर्लिंग आसान होगी कर्लिंग करेंगे, जहां पुशिंग आसान होगी पुशिंग करेंगे। तो कल की क्लास में हमने ये सीख लिया था कि आई क्रॉस आई क्या होता है। बोलिए बेटा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। फिर उसके बाद आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, एंड आई क्रॉस के माइनस जे। क्या था? और इसको याद रखने की ट्रिक बताई थी। क्या है ट्रिक? आई को रखिए घड़ी के 12 में, जे को रखिए यहां 4 में, और के को रखिए यहां 7 8 में। और घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। जब आदत नहीं है शुरुआत में तो ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, पर धीरे धीरे दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। आई जे के दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि भाई आई है, जे है, के है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव।
तो ये सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ये करते हैं, फिर करेंगे क्रेमर्स रूल आखिरी में। तो मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, टॉर्क का दिया था क्या? टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, दिया था। तो उसी पर बेस क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए बेटा। तो यहाँ आई कैप जे कैप में दे रखे हैं आपको दोनों वेक्टर, आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं बेटा। तो फोर्स वेक्टर दे रखा है 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और आर वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप। मुझे निकालना है टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर निकालना है, टॉर्क वेक्टर निकालना है मुझे। तो टॉर्क वेक्टर हो जाएगा आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। क्या दोनों एक ही बात है? क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है? हाँ, बी डॉट ए और ए डॉट बी आर एग्जैक्टली सेम थिंग, बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए ऑर्डर यहां मैटर करता है मल्टीप्लीकेशन का। तो टॉर्क वेक्टर हमने डिफाइन किया है आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर की जगह 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप क्रॉस एफ वेक्टर की जगह 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक हो गया? हाँ भाई, ठीक हो गया? करिए क्रॉस प्रोडक्ट, बताइए फाइनल आंसर कैसे करेंगे। पहले इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग करनी है। बस कल जो सिखाया था उसको याद रखिए और अप्लाई करिए। आई आई से क्रॉस होगा तो क्या आएगा? 0। जे जे से क्रॉस होगा तो 0, वो तो गायब ही हो जाएंगे। तो हमें बस ध्यान देना है आई जे से और जे आई से। ये आंसर बताइए फाइनल, फाइनल आंसर बताइए बेटा, फाइनल आंसर बताइए। क्या आया? -38। और किसी का आया क्या? के कैप, -38 के कैप। आया क्या? सेम आया -38 के कैप, नहीं आ पा रहा। जब पहले को पहले से करेंगे क्या आ जाएगा? 20 आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, एक तरीके से गायब हो जाएगा वो। तो पहले ब्रैकेट के पहले को दूसरे ब्रैकेट के दूसरे से करेंगे तो -50 आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप कुछ होता है, कितना होता है आई कैप क्रॉस जे कैप? के कैप। तो इसकी जगह मैं के कैप लिख सकता हूं। फिर पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से -12 जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप 0 नहीं होता, माइनस के कैप। और आखिरी वाला +30 जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? 0, तो ये गायब हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा? ये -50 के कैप +12 के कैप, कितना हो गया? -50 के कैप +12 के कैप -38 के कैप। क्या आंसर है बेटा फाइनल? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, क्लियर है? आगे बढ़ो। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब होता क्या है, जो सी वेक्टर होता है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
which is cross product of two vectors is perpendicular to a vector and b vector. देख रहे थे ना हम राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल में कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर निकल के आता है इट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर. मतलब अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है और मुझे पूछा है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, लेकिन अगर दो वेक्टर गिवन है ना बेटा तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर एक वेक्टर नहीं होगा, दो वेक्टर उनके परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं. जैसे ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी कुछ ऐसा वेक्टर आएगा और बी क्रॉस ए कुछ ऐसा वेक्टर आएगा. ए क्रॉस बी राइट साइड को आएगा, बी क्रॉस ए लेफ्ट साइड को आएगा. ए प्लेन के अंदर है, ए वेक्टर प्लेन के अंदर है, दिख रहा है क्या? तो एक्चुअली दो डायरेक्शंस हैं जो गिवन वेक्टर्स, दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होंगे. हाँ, उसमें से एक डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अलॉन्ग है तो दूसरी डायरेक्शन बी क्रॉस ए के अलॉन्ग है. तो मुझे पूछ रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स दिस एंड दिस. इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने को बोल रहा है. तो ये काम हम मैथ्स में जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे अब डिटेल में देखेंगे, बट अभी से मैं बता दे रहा हूं आपको. अगर दो 3D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, दो 3D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करते हैं? दो 3D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, क्योंकि अभी जो आपने किया था, ये जो किया था यहाँ 2D वेक्टर्स ही थे, दो 2D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया था, ये इजी होता है. बट 3D वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने में थोड़ा मेहनत लगती है. क्यों भाई, क्यों लगेगी इसमें ज़्यादा मेहनत? क्योंकि जब करेंगे तो टोटल 9 टर्म्स जनरेट होंगी, 9 में से 3 टर्म्स गायब हो जाएंगी, 6 टर्म्स बचेंगी, 6 टर्म्स में से क्लबिंग होगी, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है. तो उसके लिए हम एक शॉर्ट टेक्निक सीखते हैं बेटा. टेक्निक का नाम है क्रेमर्स रूल. टेक्निक का नाम है क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल एक डिटर्मिनेंट की टेक्निक है. डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल टूल होता है हमारे पास, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट की मदद से हम दो 3D वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब अगर मेरा ए वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. x1 y1 z1 कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. और बी वेक्टर है मेरा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. अगर दो 2D वेक्टर्स होंगे, दो 1D होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट करने में. दो 2D होंगे तो भी हम क्रेमर्स रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको. लेकिन जब दो 3D वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जरूरत पड़ेगी बेटा हमें कैलकुलेट करने की, तब हम जाएंगे क्रेमर्स रूल की तरफ. गलती होने के चांसेस कम होते हैं इसमें. अब क्रेमर्स रूल के बिना करेंगे हो जाएगा, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट क्रेमर्स रूल हमें टाइम बचाता है एक तरीके. तो क्या बोलता है क्रेमर्स रूल? उससे पहले मुझे बताइए, नॉर्मल तरीके से ए क्रॉस बी निकालते हैं. नॉर्मल तरीका मतलब ब्रैकेट की ओपनिंग. तो नॉर्मल तरीके से अगर ए क्रॉस बी निकालूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. नॉर्मल तरीके से करूं पहले, प्लीज शुरू करिए बेटा. इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे सबसे पहले, फिर सेकंड टर्म को करेंगे तीनों से, फिर थर्ड टर्म को करेंगे तीनों से. बोलना शुरू करिए. इसका इससे क्या आने वाला है? इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है? 0, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप होने वाला है. इसका इससे होगा कुछ x1 y2 आई कैप क्रॉस j कैप इज k कैप हुआ. फिर इसका इससे
इसका इससे बोलिए, आई कैप क्रॉस के कैप क्या आता है, याद करिए अब, आई कैप क्रॉस के कैप याद है, आई जे के, ये याद करिए। तो के कैप क्रॉस, सॉरी, आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, तो यहां आएगा माइनस x1z2 जे कैप, x1z2 जे कैप। अगला, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करिए, जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप, तो प्लस y1x2 माइनस के कैप, ठीक है ना। फिर इसको इससे, तो जे क्रॉस जे 0 हो गया। फिर इसको इससे y1z2 जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, तो प्लस y1z2 आई कैप, ठीक हो गया भाई। अब तीसरे वाले टर्म को बोलना शुरू करिए, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, तो प्लस z1x2 जे कैप, फिर के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, माइनस z1y2 आई कैप, और फाइनली के कैप क्रॉस के कैप वापस से 0। अब क्लबिंग करिए बेटा, क्लबिंग करूं, आई कैप वाले टर्म्स को पहले क्लब करिए। आई कैप के साथ क्या आया है, y1z2 माइनस z1y2 आया। फिर जे कैप वालों को क्लब करिए, जे कैप के साथ क्या क्या आया, एक जे कैप है, दूसरा जे कैप है, जे कैप के साथ आया z1x2 माइनस x1z2, एंड फाइनली के कैप वालों को क्लब करिए, के कैप के साथ क्या क्या आया, x1y2 माइनस y1x2, x1y2 माइनस x1y2 माइनस y1x2, ठीक है, ठीक है। बट ये टाइम लगा ना इसमें, तो अब टेक्निक बता रहा हूं बेटा जिसमें टाइम बचेगा हमारा। टेक्निक है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट इस तरीके से, दो खड़े डंडे और उनमें नंबर्स लिखेंगे, रोज एंड कॉलम्स में, टर्म्स लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स में। डिटर्मिनेंट सीखेंगे मैथ्स में 12th क्लास में। तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का। 3/3 का मतलब उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। पहली रो में रखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरी रो में रखेंगे पहले वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब यहां क्या लिखूं, x1, फिर y1, फिर z1, और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के, सेकंड वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो क्या लिखूं, x2, y2, z2, ठीक है। अब क्रेमर्स रूल हमको सिखाता है कि कैसे एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है। तो क्या है, पहली रो में है आई कैप, जे कैप, के कैप, तो हमको चाहिए आई कैप का टर्म। तो क्या करिए, ऐसे करके आई कैप का टर्म चाहिए। तो आई कैप को ढकते हुए रो और कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आई कैप को ढक रही है ना, तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ढक दिया, तो बचे केवल ये 4 टर्म्स। तो इसमें करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इंटू दिस इज y1z2, तो आई कैप के साथ क्या आने वाला है, y1z2 माइनस
Z1 वाइट। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करिए। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लंबे तरीके से किया और यहां से सेम रिजल्ट आ रहा है। आई कैप का टर्म आ गया। अब जे कैप का टर्म। जे कैप के टर्म में एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आई कैप के साथ आया था बाहर प्लस साइन, जे कैप के साथ यहां माइनस साइन लगाना पड़ता है। मतलब प्लस माइनस प्लस, शुरुआत होती है आई कैप से, उसके साथ प्लस, बट जे कैप के साथ क्या आएगा? माइनस साइन। क्यों आता है? क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा है। यहां माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर जे कैप वाले कॉलम और जे कैप की रो को ढक देंगे। क्या क्या आया? 4 टर्म बचे, ये। इस बार जे कैप के लिए आप इसको ढकेंगे, दिस मतलब ये 4 टर्म आ गए। तो क्या करूंगा मैं? लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या आ गया बेटा? बोलिए। x1 z2 माइनस z1 x1 z2 माइनस z1 x2। ये समझे क्या? फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप प्लस के कैप। तो इसके साथ आएगा x1 y2 माइनस y1 x2। सेम आ रहा है नहीं आ रहा रिजल्ट बेटा? सेम है नहीं है रिजल्ट? लंबे तरीके से जो किया, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट किया जो ब्रैकेट्स को ओपन करके, या फिर डिटरमिनेंट वाले तरीके से, क्रेमर्स रूल से, कौन सा वाला तरीका बेटर है बेटा? डिटरमिनेंट वाला गलतियां होने के चांसेस कम है उसमें, कंपेयर टू ये ओपन करेंगे पूरा, ज्यादा चांसेस है ना इसमें गलतियां होने के। डिटरमिनेंट वाला तरीका हमारा टाइम बचाता है और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं इसमें। बस क्या ध्यान रखना है आपको? आई कैप के साथ प्लस तो जे कैप के साथ माइनस, क्योंकि वहां देखिए जे कैप के साथ जब प्लस था तो ब्रैकेट में z1 x2 माइनस x1 z2, यहां आ रहा है x1 z2 माइनस माइनस z1 x2, तो बाहर एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा ना मुझे। क्या है? चलिए अप्लाई कर दें इसको, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए वो सवाल जो दिया हुआ है उसमें। इस सवाल में अप्लाई करिए बेटा इसको। दो 3D वेक्टर्स हैं, दो 3D वेक्टर्स हैं और हमें बताना है, क्या बताना है हमें? हमें बताना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करना है, उससे मुझे सी वेक्टर मिलेगा। बट मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है सी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मुझे फिर सी कैप निकालना पड़ेगा। उसके बाद सी कैप कैसे निकाला जाएगा बेटा? सी कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? अगर एक वेक्टर गिवन हो तो उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, सी कैप इज सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। समझ रहे हैं क्या? तो शुरू करें। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना शुरू करें। तो उसके लिए क्रेमर्स रूल लगाऊं अगर मैं, तो पहली रो में लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में 2 3 1, तीसरी रो में 1 माइनस 1 2। बताएंगे जल्दी से आई कैप का टर्म क्या आ गया? आई कैप का टर्म दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 2 6 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या आ गया? 7 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस साइन लगाना है जे कैप के सामने। जे कैप के लिए क्या बेटा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना, कितना हो गया जे कैप के साथ? 2 2 4 माइनस 1 3 आया।
प्लस के कैप, के कैप के लिए, के कैप के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना हो गया बेटा? -2 -3 विच इज -5। तो फाइनल आंसर हो गया मेरा इसका सी वेक्टर का 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये मेरा सी वेक्टर आया बेटा। बट क्या यही मेरा आंसर है? बट क्या यही मेरा आंसर है? सी वेक्टर नहीं, मुझे क्या निकालने बोला है? सी कैप। तो सी कैप सिखाया बेटा पहले। सी कैप के लिए सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप। बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप हाँ, अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 83। 83 आया क्या? निकालिए। 49 प्लस 9 प्लस 25, 49 प्लस 9 प्लस 25, 43 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो गया 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सॉरी 49 प्लस 9 9 9 द 18 कैरी 5 3 कैरी 2 83 आया क्या? तो ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, समझे क्या? बट एक और आंसर होगा और वो होगा इसी का नेगेटिव आंसर। ये माइनस सी कैप भी परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के, होगा नहीं होगा? मतलब अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस होंगी ना, तो दूसरा आंसर क्या होगा? माइनस सी कैप भी मेरा आंसर होगा। क्या हो गया दूसरा आंसर? क्या बोलिए? -7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई रूट 83। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है? बढ़ो आगे। समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट? अभी फिलहाल अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अप्रैल, अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक, अगस्त एंड तक क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं होने वाला, ठीक है? बट अभी से सीख रहे हैं हम इसको। कब यूज होगा ये? पहली बार रोटेशन में यूज होगा, जो कि आएगा सितंबर के महीने में। बट डॉट प्रोडक्ट उससे पहले यूज हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट अगस्त के महीने में यूज हो जाएगा, जब वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर आएगा। जुलाई के महीने में जब वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर आएगा, ठीक है? बट वेक्टर्स का यूज अभी इमीडिएटली अगले चैप्टर से हो जाएगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज वो हो जाएगा एनएलएम से इशू। बट हमने वेक्टर की जो नॉलेज गेन करनी थी वो कर ली, जो हमें रिक्वायर्ड है फिजिक्स में। मेजरली हमको चार चीजें रिक्वायर्ड है फिजिक्स में: वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप की नॉलेज कंपोनेंट्स में तोड़ना, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। बस इतना काफी है हमारे लिए, इतना काफी है। वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना,
वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना और आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, डॉट प्रोडक्ट पता कर पाना वेक्टर्स का और क्रॉस प्रोडक्ट। अपने आप में वेक्टर्स बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मैथ्स में 1 महीना लगता है पूरा वेक्टर्स पढ़ने में, बट जितना अभी हमने सीखा है इतना इनफ है फिजिक्स के लिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी हमें फिजिक्स में, बट जितना सिखाया गया उतना आना चाहिए, उसमें एक एक चीज़ आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डायग्रामेटिकली एज वेल एज आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। करें आला। तो बोल रहा है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, सी वेक्टर भी गिवन है, तीनों किस फॉर्म में गिवन है बेटा, देख रहे हैं 3D वेक्टर्स हैं तीनों, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे ही आपको उसने बोला फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, बट किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने को बोला है उसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मान लेते हैं तीनों मिलके हो जाएंगे डी वेक्टर, तीनों का एडिशन हो जाएगा डी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लेते हैं ये हो जाएगा ई वेक्टर। ठीक है, तो हमें किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा है बेटा, डी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का। तो पहले डी वेक्टर और ई वेक्टर पता करने पड़ेंगे मुझे, जल्दी बताएंगे। डी वेक्टर तो बहुत इजी है, बोलिए डी वेक्टर बोलिए, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोलिए डी वेक्टर। डी वेक्टर निकालने के लिए सिंपली आई को आई से, जे को जे से और तीनों के ऐड कर दीजिए, बताइए जल्दी। डी वेक्टर इज इक्वल टू बोलिए आई कैप वाला टर्म बोलिए, 3 आई कैप दिख रहा है, 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 प्लस 3, तो 3 आई कैप। जे कैप वाला टर्म बोलिए बेटा, जे कैप वाला टर्म बोलिए, 2 1 माइनस 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0। लिखूं भी नहीं तो भी चलेगा, बट लिख दे रहा हूं फिलहाल। के कैप वाला टर्म बोलिए, के कैप वाला टर्म बोलिए, 3 4 माइनस 12 कितना हो गया, -5 आया। ये डी वेक्टर आ गया बेटा। अब ई वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, ई वेक्टर है ए क्रॉस बी, करें क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि 3D वेक्टर्स हैं तो क्या यूज करना चाहिए मुझे, क्रेमर्स रूल। तो ई वेक्टर निकालूं अगर, ई वेक्टर हो जाएगा, दो खड़े रंडे बनाइए पहले। पहली रो में क्या लिखूं, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में, दूसरी रो में बताइए 1 2 3, तीसरी रो में -1 1 4। जल्दी बोलिए आई कैप के साथ। बेटा मेरी शक्ल देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है, बताइए जल्दी। 5 आया, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 4 टू द 8 माइनस 3 5। जे कैप के सामने बस ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस साइन, माइनस जे कैप। बोलिए माइनस जे कैप के साथ क्या आया, 1 आया, जे कैप के साथ आया 1 इंटू 4 माइनस ऑफ -3, नहीं समझे, 1 इंटू 4 4 माइनस ऑफ -3 ना, तो क्या हो गया 7। और आखिरी में के कैप के साथ बोलिए बेटा, क्या आ गया के कैप के साथ, 1 इंटू 1 3 आया, 1 इंटू 1 -1 आया, 3 आया ना, +3 आया,
1 into 1 minus of 2 into minus 1, 1 minus of minus 2, कितना हो गया बेटा? 3। तो ये हो गया 5 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 3 k कैप। क्या आ गया? कौन सा वेक्टर है ये? ई वेक्टर। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। फॉर्मूला क्या है बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहाँ ए और बी की जगह डी और ई है। बोलिए cos थीटा क्या हो जाएगा? डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ ई। निकालें। व्हाट इज डी डॉट ई? डी और ई का डॉट प्रोडक्ट निकालना याद है? कैसे करते हैं? आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई, के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई। बोलिए क्या आया डॉट प्रोडक्ट? 50 आई कैप नहीं सुनूंगा मैं डॉट प्रोडक्ट में 15 आई कैप नहीं बोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब हो रहा है तो वेक्टर गायब हो जा रहा है, स्केलर मिल रहा है। ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट। जब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या उसके बाद उसके आंसर में मुझे आई कैप जे कैप के कैप सुनना है? भाई डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। बोलिए क्या आया? 3 इंटू 5 15 प्लस 0 माइनस 15। मजे की बात क्या हो गई? 0 आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अब कुछ भी आए, जो भी है इट डजेंट मैटर। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्या ये बात डायरेक्टली नजर आ रही थी? केवल डी वेक्टर और ई वेक्टर की शक्ल देख के नजर नहीं आ रही थी, बट डॉट प्रोडक्ट से हमको पता चल पाया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री। समझे क्या? पढ़ो आगे, पढ़ो क्या आगे? फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन mod of a vector is equal to 2, mod of b vector is equal to 5 and mod of a cross b is equal to 8। अगर मुझे a डॉट b फाइंड करना है, व्हाट इज a डॉट b बेटा? बोलिए a डॉट b इक्वल टू, ए भाई क्या होता है a डॉट b? mod of a इंटू mod of b इंटू cos ऑफ थीटा। तो मतलब मुझे mod ऑफ a इंटू mod ऑफ b इंटू cos थीटा फाइंड करना है। mod ऑफ a पता है ना, 2 दे रखा है। mod ऑफ b भी पता है, बस cos थीटा पता करना है मुझे। उसके लिए एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, mod ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। व्हाट इज mod ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर? बोलना शुरू करिए बेटा। इट इज mod ऑफ a वेक्टर mod ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? 8। तो ये हो गया 2 इंटू 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 8। साइन थीटा निकल के आ गया 4/5। याद है किस एंगल का साइन 4/5 होता है? किस एंगल का साइन? 53 डिग्री। 37 नहीं बेटा, 53 डिग्री का साइन 4/5 होता है। तो cos थीटा कितना हो जाता है? सिंपली आप राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करिए बेटा, 4 3 5 ये थीटा, साइन थीटा 4/5 है। cos थीटा क्या होगा? 3/5। पता चल गया cos थीटा भी? फाइनल आंसर बोलिए। 2 इंटू 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 6। फाइनल आंसर क्या आ गया?
क्लियर है? क्लियर है क्या? पीवाईक्यू करेंगे। कितने पीवाईक्यू हमारे? ज्यादा नहीं होंगे पीवाईक्यू। 2025 में एक सवाल आया था नीट में, जितना हमने किया अभी तक यूएनडी से लेकर वेक्टर तक, और इसमें कितने आए हैं? 1 2 3, लेटेस्ट ये 3 क्वेश्चन आए हैं। वेक्टर से डायरेक्ट सवाल नहीं आते बेटा, डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। वेक्टर से आते हैं कभी कभी, लेकिन वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना। हम एनएलएम में अप्लाई करेंगे उसको, काइनेमेटिक्स में अप्लाई करेंगे, वर्क पर एनर्जी में अप्लाई करेंगे, सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे, रोटेशन में अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में वेक्टर का यूज होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली कम आते हैं वेक्टर से, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो कल की क्लास में करेंगे पीवाईक्यूज। उससे पहले एक छोटी सी थियरी और, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं बता रहा हूँ अलग से, ये कहीं कहीं बुक्स में लिखी हुई मिल जाएगी आपको, तो नोट कर लीजिए उसको कहीं भी, जहाँ भी जगह खाली दिखे। तो एक छोटी सी थियरी है, कंसेप्ट का नाम है लैमीज। कराया था क्या मैंने? नाम लिया इससे पहले कभी ये? हाँ, लैमीज थ्योरम। लिया गया इससे पहले कभी ये नाम? नहीं, लैमीज थ्योरम। ठीक है, देख लेते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम क्या बोलता है? लैमीज थ्योरम बोलता है कि इफ देर आर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स की बात करता है। इफ देर आर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर and C vector. If there are 3 vectors, A vector, B vector and C vector, having tail at single point, किस अरेंजमेंट में अरेंज किया मैंने वेक्टर्स को? दिख रहा है? पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज किया है। If there are 3 vectors arranged in this form, then A वेक्टर के अपोजिट का एंगल है अल्फा, बी वेक्टर के अपोजिट एंगल, ये बी वेक्टर के आजू बाजू के एंगल है ना, ये दोनों बी वेक्टर के अपोजिट एंगल है बीटा, और सी वेक्टर के अपोजिट एंगल है गामा। ठीक है, आपको इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करिए 3 फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे लग रही हैं। जैसे आपको इमेजिन करिए आपके 3 दोस्त आपको 3 तरफ खींच रहे हैं, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, अलग अलग फोर्स से। बट अगर टोटल फोर्स 0 है, आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0। अब 2 दोस्तों को खींचना होता और रिजल्टेंट 0 होना पड़ता, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए थी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था। लेकिन 3 में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लैमीज थ्योरम बोलता है इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स is to be 0 arranged in parallelogram law, then it will only be, sum will be 0. सम मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर will be 0 if a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma. a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, ए मतलब क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
सी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू सी वेक्टर, अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे देन एंड ओनली देन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी केवल तभी इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? तो इसका प्रूफ अगर मैं कराऊं आपको, तो प्रूफ के लिए आपको आना चाहिए साइन रूल। साइन रूल जानते हैं? एक ट्रायंगल का साइन रूल जानते हैं क्या? ऐसी शक्ल का तो होता है साइन रूल भी, नहीं जानते? कितने लोगों ने 8, 9, 10 में साइन रूल पढ़ा है कभी? टेंथ क्लास तक है ही नहीं साइन रूल, है ही नहीं, ना 8th में, ना 9th में, ना 10th में, कहीं नहीं है। साइन रूल हटा ही दिया है, सिलेबस से हटा दिया साइन रूल। मैंने जब पढ़ा था तब तो था, 9th क्लास में ही था शायद, तब है ही नहीं साइन रूल, किसी भी बोर्ड में नहीं है। अच्छा, साइन रूल बोलता है अगर एक ट्रायंगल है ABC, ए के सामने वाला साइड है स्मॉल ए, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी, देन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होगा। समझ रहे हैं? प्रूफ करने को बोला था मैंने इसका सिंपल ज्योमेट्री से, हो पाया? नहीं हो पाया, किया ही नहीं ट्राई। हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फिर क्या किया? एच माना, एच बाई सी, बस हो गया प्रूफ। कॉम्प्लिकेटेड है इसका प्रूफ कोई? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ए से सामने वाली साइड पे, साइन बी क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा एच बाई सी, और साइन सी क्या हो गया बेटा? एच बाई बी। दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो एच गायब हो जाएगा, तो क्या आ गई इक्वेशन? साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी बाई सी। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। फिर ए को भी इन्वॉल्व करना है, तो एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए कहीं से, और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, उसमें साइन ए निकालिए, साइन सी निकालिए, और इक्वेट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए आपस में। नहीं क्या? कोशिश ही नहीं की प्रूव करने की। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है इसका प्रूफ? बहुत सिंपल है, सिंपल ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से। नाम क्या है रूल का? नाम क्या है रूल का? साइन रूल। आगे से याद रखना है, मैथ्स में भी आएगा, जब जब वहां ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होगा। नाम है साइन रूल, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये वैलिड है। अब लैमीज थ्योरम बिल्कुल साइन रूल की तरह ही दिख रहा है, बट यहां कोई ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा मुझे, तो बना देते हैं ट्रायंगल। कैसे? कैसे बनाऊं ट्रायंगल? बी को पैरेलली ऐसे शिफ्ट करता हूं और सी को पैरेलली ऐसे शिफ्ट करता हूं। अब याद हो आपको ट्रायंगल रूल और पॉलीगन, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ में तीन वेक्टर्स का एडिशन 0 कब हो सकता है? जब तीनों मिलके एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना दें। याद है?
ए वेक्टर को ऐसे ही रहने देता हूं, ए वेक्टर को ऐसे ही रहने देता हूं राइट साइड को, बी वेक्टर को मैं ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं, ये बी वेक्टर हो गया, कर सकता हूं, और सी वेक्टर को भी पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। अब इन तीनों का एडिशन तभी 0 होगा जब ये क्लोज ट्रायंगल बनेगा, याद है। अब जो एंगल्स वहां दिख रहे थे उनको देखें, तो भाई ए और बी के बीच का एंगल था गामा, ए और बी के बीच का एंगल था गामा, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस गामा। सिमिलरली ए और सी के बीच का एंगल था बीटा, ए और सी के बीच का एंगल था बीटा, तो ये वाला अंदर वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस बीटा। एंड बी और सी के बीच का एंगल था अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल था अल्फा, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो गया बेटा, 180 माइनस अल्फा। ये ए हो गया, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड। अब चूंकि ट्रायंगल बन रहा है तो इसको साइन रूल को फॉलो करना चाहिए। साइन रूल क्या बोलता है, साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो साइड हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके सामने वाला एंगल है 180 माइनस अल्फा है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ व्हाट, 180 माइनस बीटा should be equal to mod of c vector upon sine of what, 180 minus gamma. What is sine of 180 minus theta बेटा, sin theta ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली इसकी जगह मैं साइन अल्फा लिख सकता हूँ, इसकी जगह साइन बीटा लिख सकता हूँ, और इसकी जगह साइन गामा लिख सकता हूँ। तो ये सेटिस्फाई हो गया नहीं हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर अपॉन साइन गामा। क्लियर है, एक्चुअली लैमीज थ्योरम और साइन रूल एक ही बात है एक तरीके से। क्लियर है क्या लैमीज, लैमीज क्लियर है क्या, क्लियर है। नाउ सम ऑफ थ्री वेक्टर्स कब जीरो हो सकता है, ये किया हमने यहाँ पे। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स कब जीरो हो सकता है, जब वो एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करें, अरेंजिंग इन ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट, याद है अभी भी देखा हमने। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, सम ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स, सम ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कैन बी जीरो, सम ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कैन बी जीरो। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, फॉर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी जीरो they must be coplanar, they must be coplanar। प्लेन समझते हैं, प्लेन, कोप्लेनार मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले। जैसे आई कैप जे कैप का जो प्लेन है, जिसको मैं एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूं, के कैप उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, लाई कर रहा है क्या एक्स वाई प्लेन में, आई कैप और जे कैप लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, बट के कैप लाई नहीं कर रहा उस प्लेन में। आई कैप जे कैप के सारे वेक्टर्स उनके कॉम्बिनेशन के वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये सब
एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, तो ये जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे सारे वेक्टर वो आपस में कोप्लेन आ रहे हैं, लेकिन 2i कैप प्लस 3j कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप एंड i कैप प्लस k कैप, क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेन आ रहे हैं? नहीं। पहले दो तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीसरा वाला एक्स वाई प्लेन से बाहर चला जाएगा, k कैप अगर इन्वॉल्व हो गया उसमें तो सवाल ये है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सम ऑफ 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कैन बी 0, ट्रू या फॉल्स? सम ऑफ 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कैन बी 0, मतलब ऐसे 3 वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं उन तीनों का सम 0 हो सकता है। हो सकता है क्या? हाँ, अब जिस ज्योमेट्रिक फिगर की बात हो रही है वो है ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल की तीनों साइड नॉन कोप्लेनार हो सकती हैं? जैसे इमेजिन करिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक लाइन हो गई एक्स वाई प्लेन में, ये दूसरी लाइन हो गई एक्स वाई प्लेन में। अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो तीसरी लाइन भी एक्स वाई प्लेन में ही होनी पड़ेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइनें एक प्लेन में हो और तीसरी लाइन उस प्लेन में ना हो और ट्रायंगल बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल सिंगल प्लेन में ही हो सकता है। जब भी कोई भी ट्रायंगल आप सोचें तो ट्रायंगल क्या हो सकता है? सिंगल प्लेन में हो सकता है। उसकी तीनों साइड सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए, मस्ट है। पहला स्टेटमेंट बताइए सही है गलत है? सम ऑफ 3 नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कैन बी 0, सही है गलत है? गलत है। दिस इज फॉल्स। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि 3 वेक्टर्स का सम 0 होने के लिए उनको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल तभी बन सकता है जब तीनों साइड्स ट्रायंगल की सिंगल प्लेन में लाई कर रही है। समझे क्या? दूसरा बताइए ट्रू है फॉल्स है? फॉर सम ऑफ 3 वेक्टर्स टू बी 0 दे मस्ट बी कोप्लेनार। ट्रू, उसी का उल्टा स्टेटमेंट हो गया ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। होना पड़ेगा उनको कोप्लेनार। ठीक है, होमवर्क है, सोचिए घर जाके ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब अगला जो लिखने जा रहा हूं मैं, फॉर सम ऑफ 4 वेक्टर्स टू बी 0, फॉर सम ऑफ 4 वेक्टर्स टू बी 0, all 4 must lie in same plane. must lie in same plane को बोलने का सिंपल तरीका है कोप्लेनार। मतलब सिंपल वर्ड में बोलता तो क्या बोलता मैं? कोप्लेनार। अभी लंबा लिख दिया मैंने पूरा एक्सप्लेन करते हुए। फॉर सम ऑफ 4 वेक्टर्स टू बी 0, ऑल 4 मस्ट लाई इन सेम प्लेन। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। समझ रहे हैं? सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए और कल बताइए आके ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इंटरनेट पे देखने की कोशिश मत करिए, खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिए। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, और रीजन के साथ बताएंगे। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है।